अस्सलाम वालेकुम। आपने नोट किया होगा कि हम में से अक्सर लोग सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर पर बगैर तहकीक किए, बगैर तस्दीक किए यकीन कर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको आगे शेयर भी कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन कयास आराइयों को फैलाने में एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है? मेरा नाम आशर जॉन है, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरी कोशिश होगी कि ऐसे तमाम इशूज की तहकीक की जाए और हकायक आपके सामने लाए जाएं। हमारी आज की नशस्त क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड है। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बारे में हम सब जानते हैं, उसके ग्लोरियस पास्ट से सब वाकिफ हैं और इस हॉस्पिटल की एक खास जगह है पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के दिलों में। गुज़श्ता दिनों से इस हॉस्पिटल से मुतल्लिक कई क़ियास आराइयाँ सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। हकायक क्या हैं, ये जानने के लिए आज मैंने दावत दी है मिस्टर एंथनी लैमुअल को। चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के। इसके साथ साथ मिस्टर एंथनी सेक्रेटरी है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के एंड ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द चर्च ऑफ पाकिस्तान। मिस्टर लैमुअल के साथ हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से डॉक्टर साइमन अजराया। डॉक्टर साइमन हेल्थ सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के स्पेशलिस्ट हैं। वसी तजर्बा है कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूएसएड, डिफेड, यूएन, यूएनएसएफ और आजकल एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट यूसीएच को एडवाइस कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। Thank you. We all know UCH का पास्ट, so let's not waste our time कि पास्ट में क्या हुआ था and get straight to the point. डॉक्टर साहब एंड लैमुअल साहब, 16 मई को क्या होने जा रहा है जिसकी इतनी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पे हुई हुई है? इट इज बीइंग सेड कि यूसीएच के फ्यूचर का फैसला होना है 16 मई को। जरा बताएंगे कि क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स? अच्छा, अगर मैं इजाजत हो तो एक दो बातें करूं। फॉर एग्जांपल यूसीएच की डिक्लाइन एवरीबडी नोज, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। सुप्रीम कोर्ट मूव्ड इनटू इट। आई वाज अ पार्ट ऑफ द इनिशियल जो वर्किंग कमेटी अंडर डॉक्टर जवाद, ठीक है। अच्छा, अब उसमें अल्टीमेटली जो भी असेसमेंट हुई, सजेशन था कि वी नीड टू इनवाइट इंटरेस्टेड पर्सन्स टू हेल्प अस बूस्ट अप यूसीएच। यूसीएच की जो लायबिलिटी है, विच मीन्स जो पेएबल है, सैलरीज में आपका सोशल सिक्योरिटी के ड्यूज हैं, ईओबीआई ओल्ड एज बेनिफिट के ड्यूज हैं, आपका सुई गैस का बिल है, आपके लेस्को के बिल्स हैं, ऑल दैट इट अमाउंट्स टू अ फिगर ऑफ about more than about 5 crore rupees. अच्छा, Okay. the current liability. Current liability, it's on paper. कोई झूठ सच मतलब ऐसी बात ही नहीं है। It can be proved. Anybody can go and check the accounts in UCH, no problem. ठीक है। दूसरी important बात ये है कि just for the sake of an example, don't when I say this figure, I'm giving you an example just for the sake of figures. अगर UCH की expense 1 लाख है monthly, तो जनरेट 10,000 भी नहीं होता। ओके, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करते जाएं, एवरी मंथ योर लायबिलिटी इज राइजिंग बाय 90%। ओके, नाउ ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दैट आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 1 ईयर वो किधर से किधर चला जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ यू कांट डिनाई दैट, यू कांट डिनाई दैट। अब आपकी वो लायबिलिटी जहां पे जा रही है, आपकी इनकम इतनी आ रही है, तो मतलब अब क्या करेंगे? अल्टीमेटली क्या करेंगे? यू विल शट डाउन द होल थिंग इफ यू कांट रन इट। तो ये 3 साल पहले रफली, आई थिंक इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, हमारी पहली मीटिंग हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के ऑफिस में। अच्छा, साइमन साहब मौजूद थे एंड आई थिंक उस वक्त सीमेंस कंपनी इंटरेस्टेड थी। इट्स अ बिग name, and I don't want to tell you everything. I am so sad. We lost an excellent opportunity. and this is before Chief Justice Saqib Nisar intervened. Correct, before Chief Justice Saqib ठीक है, Nisar. ठीक है। Okay.
इवेंचुअली ये तय हुआ, साइमन साहब को ये तय हुआ एग्जेक्टिव में कि ही शुड सर्व अस एज अ कंसल्टेंट और अ टेक्निकल एडवाइजर. ठीक है. And I am fully confident of his competency. I mean, with my work in the Bible Society, I travel all over the world. और मैं जानता हूँ कि कंसल्टेंसी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है. And let me also add, Ashir bhai, I chaired the Audit Finance Committee of the United Bible Societies for 6 years, and I was signing all the accounts for the UK Trust. ठीक है? अच्छा. So the point I'm trying to make is, we are not talking just like that. Anyway, उसके बाद ये फैसला हुआ कि let's explore the options. और बहुत सारे अपना आए, कई नहीं आगे बढ़े, और मतलब ऑप्शन बहुत सारी हैं. कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑप्शन आ रही है, कोई कनाडा से आ रही है. एक ऑप्शन आई हमारे पास, मैं और साइमन लाहौर में थे. वी वेंट देयर, वी सैट विद देम. मुझे नाम भूल गया. साइमन, व्हाट वाज द नेम? सॉरी इफ माय मेमोरीज, आई एम गेटिंग ओल्ड एक्चुअली. आई थिंक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिनके थ्रू उन्होंने ऑफर किया. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अमेरिकन ग्रुप था वो. अमेरिकन ग्रुप. अच्छा, ठीक है. Now they offered कि हम 100 million inject करेंगे dollars US. अच्छा, okay. And they said we want full control. We both argued for about 10-15 minutes, and we said no sir, this is not possible. Ultimately we thanked, हमने कहा thank you for your coffee and the nice pizzas you treated us with. Sorry, we will not work with you. और हम उठ के आ गए थे. अच्छा. Simon गवा इस बात का, we didn't agree with that. Just to add, actually we expressed, हमने नागवारी का इजहार किया, क्योंकि जो उन्होंने एक्शन किया था ना, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ. उन्होंने कहा जी सीईओ हमारा होगा. मैंने कहा ये जो आपने सीने के साथ हाथ लगाया ना, सॉरी, हम यूसीएच का इतनी बड़ी पोजीशन आपके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते. ठीक है. So we refused them. चलो, let's fast forward to the steering committee जहाँ पे भानगी CJ intervened. We all know the underlying factors. सर जी, वो उसका टेन्योर खत्म हो गया. They were supposed to bring in money. Nothing has happened. Nothing happened. And let me also be honest with you. I won't name people. वहां पर किसी ने 10 लाख कमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में. एक साहब है इंग्लैंड के, उन्होंने 1 करोड़ कमिट कर दिया. सब भाग गए. अपना आशिर भाई, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ, इनकी तरफ से आज तक 1 रुपया अकाउंट में नहीं आया. अच्छा, मुझे बताया लैम्बुल साहब, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, and I believe के Presbyterian Church and Church of Pakistan, they are the major stakeholders UCH में. ठीक है. ऐसी क्या वजह है कि अभी तक दोनों इतनी बड़ी चर्च बॉडीज हैं, मेन स्ट्रीम चर्चेस हैं, they haven't been able to find a solution कैसे UCH को इस फाइनेंशियल क्वागमायर में से निकाला जाए? What is the problem? कहाँ है मसला? कहाँ पे है? पहले तो UCH is nobody's baby. ठीक है. ठीक है. What I mean is, मतलब everybody wants their stake into it, but when it comes to actually, dirting your hands, more or less, you're putting your hands in the mud, वो कोई भी नहीं करता. मैं आपको एक crude example देता हूँ, and I have no hesitation in committing this on the media. Every participating church body is supposed to give 1 lakh rupees per year to the UCH. ठीक है. ठीक है. Only the Diocese of Lahore is paying 1 lakh rupees, और वो अपडेट है, बाकी कोई भी नहीं पे कर. Diocese of Lahore, ठीक है जी, उनका पाकिस्तान से सिर्फ Diocese of Lahore जो है वो पे कर रही है. जी बिल्कुल बिल्कुल. और वैसे आपके मेरे ख्याल में चर्च ऑफ पाकिस्तान के 6 मेंबर्स बनते हैं, इंक्लूडिंग 1 सीट ऑफ द 8 and all. अब देखिए, एट द सेम टाइम दुख की बात ये है, जो मैं बड़ी जो आपने बात की, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये हो रहा है जी, स्टे करा देंगे, कोर्ट में जाएंगे, फलाना. यार क्या हो गया? मुझे बड़ा दुख हुआ है when it comes to the LESCO bill, which literally, आपकी आंखों में ग्लेयर कर रहा होता है 29 लाख रुपीस का. उधर से 18 लाख की सैलरीज खड़ी होती हैं. ये हम जानते हैं कि कहां से और कैसे क्रिसमस पे पूरा किया. अभी कुछ 6 लाख कारकुन के हमने ईस्टर पूरा किया. आज काफी जब ये बात आप ठीक, मैंने जब ये बात होती है, हम शेयर करते हैं लीडर्स के साथ, करो कुछ करें, नोबडी कम्स अप. एक आना नहीं लेके आते. और जब कोई डेवलपमेंट की बात होती है तो एवरीबडी इज अप देयर कि UCH इज क्लोज टू आवर हार्ट. मतलब दिस इज पेनफुल.
अच्छा चले बस लेवल मैं साहब एक मुझे चीज ये बताइए। अगर एक चीज ऐड कर जी, सकूं जी। आशीष साहब, हाँ, एक करें चीज करें जी please। जी 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 देखें, जो चर्चेस की मेंबरशिप और जो टेंशन है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं टेक्निकल बात करूंगा क्योंकि मैं टेक्निकल एडवाइजर हूं, इसलिए मैं टेक्निकल बात करूंगा। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं टेक्निकल एडवाइजर हूं, कंसल्टेंट नहीं हूं, यानी मेरी कोई फी नहीं है। अच्छा Just to करेक्ट, नो फी एट clarify, ऑल, ये बड़ी नो इंपॉर्टेंट बात है। आई डोंट चार्ज एनीथिंग टू यूसीएच, आई हैव नेवर चार्ज्ड एनीथिंग, आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी मनी। ये एंड आई विल स्टैम्प ऑन दैट व्हाट ही इज सेइंग। राइट। इशू ये है कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहां पे परफॉर्मेंस इज नॉन एग्जिस्टेंट और सारे वार्ड्स में काट कबाड़ हो, जब दीवारें गिर रही हों, बिजली कट गई हो आपकी, सूरज का नीचे पानी आप जाके बेसमेंट में देखें तो वहां पे प्लम्बिंग लीक हो, और प्लम्बिंग लीक काफी हो, और जो प्लेथोरा ऑफ ऊपर वाटर टैंक, सबसे जो ऊपर वाटर टैंक है वो क्रैक हो गया, किसी भी वक्त पूरे हॉस्पिटल में सैलाब आ सकता है। लिटरली ये आप टाइटस, इमरान टाइटस से किसी वक्त पूछिए, वो खौफजदा रहते हैं इस चीज से। ऐसी जगह पे क्या हमें कोई ग्रांट एड दे सकता है? किस बेसिस पे दे और किसको दे व्हेन देयर आर टेंशंस अमंग द बोर्ड मेंबर्स और द ओनर्स? पहली तो बात यह कि ग्रांट कौन देगा, फिर यह कि अगर आपको ग्रांट मिल भी जाती है तो क्या हमारे पास उसकी मैनेजमेंट और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है? डू वी हैव द टेक्निकल पीपल हु विल रन द शो? फिर टेक्निकल कैपेसिटी कम्स विद अ कॉस्ट, आपको हायर करना पड़ेगा। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो लोग अंदर बैठे हैं वो तो सैलरीज लेना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से टेक्निकल कैपेसिटी हायर करते हैं तो वो कहते हैं कि आप उसमें करप्शन कर रहे हैं। सेकंड तरीका है कि लोन ले लें आप। क्या लोन पॉसिबल है? क्या बैंक लोन देगा? कोलेट्रल है हमारे पास? हम कोलेट्रल नहीं दे सकते, ना हम रेंट कर सकते हैं, ना प्लेज कर सकते हैं, ना लीज कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, तो कौन आपको लोन देगा? तीसरी पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट में मैं आपको, अभी एंथनी साहब भी उस पर बात करेंगे, मैं भी जरूर करना चाहूंगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, और बीइंग अ टेक्निकल एडवाइजर आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग द चेयरमैन एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो जॉन साहब हैं गुजरांवाले के, बाकिर साहब हैं, पाजी जावेद गिल हैं, मेरे वालिद साहब इफ्रोज राय साहब हैं, ये टेक्निकल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके मेंबर हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेडिकल डायरेक्टर। दे विल, वो बताएंगे आपको, वो गवाही देंगे इस बात की कि मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे एफर्ट करता हूँ कि हमारे पास जो हमारे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टर हैं वो ऐसे हो कि कोई उसको जो टर्म आजकल फ्लोट करिए ना जी, हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो ये बातें करते हैं, क्योंकि इंसान की नौयत क्या है, हम कंपैरिजन से समझते हैं, हम इंटरप्रेट इस दुनिया को कंपैरिजन में करते हैं। अगर किसी ने गम नहीं देखा तो वो खुशी की अहमियत नहीं समझ सकता। अब क्योंकि ये खौफ है कि हैंडओवर ना हो, तो जब नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नजर आएगी। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ये बहुत एफर्ट करके, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपसे शेयर भी करूंगा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टोटली वेट किए हैं, और उनकी कॉपीज एंथनी साहब के पास हैं और एग्जीक्यूटिव के पास हैं। मैं इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास, मैंने जस्ट लेट मी ऐड, मैंने आज तमाम बोर्ड मेंबर्स को भेज दिए वो जो, हाँ, तो वो ऐसे terms and डॉक्यूमेंट्स conditions। जो कि जो बेसिस है हमारी प्रपोजल है इसका कॉन्वर्सेशन। जो भी होने जा रहा है 16 को। अच्छा 16 नहीं को नहीं, क्या है? प्रपोजल नहीं, नहीं नहीं जी जी नहीं, वो एक उस पे मिनट, अभी जी मैं कुछ एक, चलो आप बात कर लो। एक्चुअली 16 मैं ये को कह रहा हूँ कि हाँ जी आप पहले 16 लेट साइमन स्पीक फर्स्ट। लेट्स हैव दिस, वो जो बोर्ड मीटिंग है 16 को, और जो प्रपोजल की जो बात मैं चल रही उसको ऐड कर दूंगा। लेट साइमन फिनिश, इज इट ओके जॉन? हाँ लेट जी साइमन जी जी फिनिश, जी मैं फिर बोर्ड मीटिंग। प्लीज कैरी ऑन। एक्चुअली हम 16 पे अभी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अगर बैकग्राउंड ना समझा जाए तो, जिस तरह वो मौलाना जाकिर नाइक साहब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करके अपना मीनिंग निकाल लेते हैं, फिर वो मसला हो जाएगा। आप एक आयत पढ़ते हैं और ना उसको पहले देखा आपने ना बाद में देखा, और आप उसको कहते हैं जी ये है, ये नहीं करें। आप पूरा चैप्टर पढ़ें और फिर देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सो इश्यू ये है, 16 तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। पिछले 2-3 साल हमने इन्वेस्ट किए हैं इसमें। हमने जो कोशिश की है, और वो मैं आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे दिखाऊंगा जब एंथनी साहब बताएंगे कि 16 को क्या होना है, कि हमारी ये मोडालिटीज होंगी जिसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर अगर आता है तो उसके साथ हमने कैसे डील करना। अच्छा। और आप क्योंकि इंग्लिश मीडिया के आप मास्टर हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बताएं लोगों को जब इसका मौका आए। सो इस वक्त जो इशू ये है कि इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए जिसकी रिस्क ना हो।
यानी हम लैंड ना प्रॉपर्टी को रेंट करें, सेल करें, प्लेज करें या लीज करें। हमें चाहिए कमर्शियल वायबिलिटी। I personally am not going to be engaged in charity with भीख। भीख मांग के मैं चैरिटी नहीं कर सकता, ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट। और मेरा ख्याल है क्रिश्चियन कम्युनिटी को तबाही इस चीज ने पाकिस्तान में की है कि हम बाहर से गोरे से भीख मांगते हैं और यहाँ पे चैरिटी करना चाहते हैं। We need to get on with life, ये छोड़ना कोई पड़ेगा। अपना सस्टेनेबल एक मॉडल लाने की। देखिए जी, पूरी दुनिया में YWCA, YMCA एक एग्जाम्पल है जिन्होंने होटल्स भी खोले हैं अपनी बिल्डिंग्स में, उनके ऑफिसेज भी हैं और वो अर्न करते हैं और बीच में इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन कमर्शियल वायबिलिटी? कमर्शियल वायबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैकड़ों क्रिश्चियंस को जॉब्स मिलेंगे, सैकड़ों क्रिश्चियन बच्चे, हजारों क्रिश्चियन बच्चे मेडिकल नर्सिंग की ट्रेनिंग लेंगे। नोबडी लुक्स के फ्यूचर में क्या है, बेशुमार लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, जो बोर्ड अर्न करेगा उससे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी। यानी बोर्ड हॉस्पिटल को ये नहीं कहेगा कि आप फ्री कर दें, बोर्ड उनकी पेमेंट करेगा ताकि हॉस्पिटल चलता रहे। हॉस्पिटल को तो पे करना ना, आप एक डॉक्टर रखते हैं, आप फर्ज करें कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेवल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस लेवल का बंदा लाते हैं आप, तो आप क्या कहेंगे, फ्री करो, फ्री बैठ जाओ? नहीं कर सकते आप, आपको मार्केट ड्रिवन सैलरी, आपको मेरिट बेस्ड लोग चाहिए, आपको इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लोग चाहिए, तो फिर आपको मेरिट बेस्ड पेमेंट करनी पड़ेगी। हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर, अब देखिए मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ, ये कौन सा कजाफी स्टेडियम में एक रेस्टोरेंट खुला बड़ा जबरदस्त, सॉल्ट एंड पेपर लेवल का, वो इत्तेफाक से क्रिश्चियन पार्टनर थे उनके। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्रिश्चियंस वहां पे जाते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि या उनको डिस्काउंट मिले या फ्री खाना मिले, वो अल्टीमेटली रेस्टोरेंट बंद हो गए। हम वही खाना बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, पे कर देते हैं, लेकिन जब कोई क्रिश्चियन बिजनेस करता है तो हम चाहते हैं कि वो फ्री करते हैं। इस तरह चीजें सस्टेन नहीं होती, लेकिन चैरिटी करने का भी तरीका होता है। और आज भी हमने एक टेक्स्ट देखा कि 30% कहाँ जाएगा, ये किसकी जागीर है, बाप की जागीर है। वंडरफुल। जी 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 जी, वो 30% जो है, और ये 30-70 की भी जो एक है ना, ये प्रपोज्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीजें जो है ये पत्थर में लकीर नहीं है, ये वो हैं जो कि बोर्ड को प्रपोज की जाएंगी, बोर्ड अप्रूव करेगा तो आगे चलेगी, बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा। और मुझे ये बताएं कि क्या साइमन इज़राया इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो इतने हाईली चार्ज्ड और पढ़े लिखे लोग जो कि बोर्ड में बैठे हैं उनको सबको कान से पकड़ के साइन करवा लेगा जब तक कि कोई सेंसिबल बात नहीं हो? तो आई लेट मी ऐड हियर एट द सेम टाइम, चेयरमैन कर रहे हैं। द पॉइंट इज चेयरमैन अकेला कुछ नहीं होता, इट्स द फुल बोर्ड। ऑफ कोर्स द 2-3 बंदे एग्जेक्टिव एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, but the executive decision is it's reconfirmed in the board with the full board। तो मेरा मतलब ये खामखा कि मैंने तो नहीं केले ने साइन कर दिया। अच्छा, अभी ये जो 70-30 की आपने बात की, उसके अंदर एक फिगर भी आ रही है 7 बिलियन की, 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और उसमें कहा यह जा रहा है कि पहले 10 साल के अंदर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम आगे करेंगे, एंड द एग्रीमेंट इज फॉर 30 years अकॉर्डिंग टू दैट टेक्स्ट एंड द स्पेकुलेशन दैट इज गोइंग। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। अब ये आपको स्क्रीन शेयर करने की मुझे इजाजत देनी पड़ेगी ताकि आप ये डॉक्यूमेंट देख सकें। कैसे स्क्रीन शेयर करूं मैं आपसे, या मैं आपको भेज दूं, आप उसको चला दें? हाँ जी, मैं उसको इनकॉर्पोरेटेड। आप डॉक्यूमेंट भेज दो, जो टर्म्स एंड कंडीशंस का, कोई मसला नहीं, आशिर को भेज दो, कुछ नहीं होता, भेज दो। हाँ जी जी बिल्कुल भेज दो। ये कौन सा कोई बड़ा, मतलब ऐसी चीजें जो हम शेयर नहीं कर सकते, शेयर करें जब तक ये कर रहा है डॉक्यूमेंट। हाँ जी, उसमें क्लियरली हमने जो यूसीएच का इंटरेस्ट है, क्लियर कट उसमें ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, क्रॉस रिमूव नहीं होगी, नाम नहीं चेंज होगा, को ब्रांड हो सकता है, अंदर हम नहीं चाहेंगे कि मस्जिद बन जाए, कॉमन प्रेयर रूम बन सकता है। आई मीन ये चीजें सारी डिस्कस हम करते हैं, और कोई भी हमारे पास एक लेमल साहब, एक्सक्यूज मी, ये डिस्कशंस अभी एग्जीक्यूटिव में हुई हैं एंड नाउ दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड टू द बोर्ड। ये जो डॉक्यूमेंट आपको भेजेंगे ना टर्म्स वाला, उसमें आप ये सब पढ़ लेंगे जो हम रेकमेंड। मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा पेज खोले, एक तो मैंने आपको भेज दिया है जी, मैं आपको दूसरा भेज दूं।
अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता ना तो मैं आपको यहीं पे भी दिखा देता, लेकिन ठीक है, स्क्रीन शेयर हो सकती है उसमें? नहीं मैं नहीं ना कर सकता, आप कर सकते हैं। अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टर, इसका मतलब है पॉसिबल हैं बहुत सारे लोग, पार्टीज। अच्छा मिलर ट्रैक्टर के ओनर, अब जी। ये सेंसिटिव बातें हैं, लेकिन क्योंकि अब इशू ऐसा है कि उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उनसे मैं मिला, बल्कि वो मिलने आए, जी जी और उनको भी तकरीबन गुस्से से ही मना करना पड़ा कि वो कहते जी आप अस्पताल हमें दे दें। एक और इन्वेस्टर ग्रुप है, ऐसे नहीं जो कि जिनका नाम अभी लिया जा रहा है, जो एवर केयर हॉस्पिटल के बिहाइंड है। जी, जवाहर टाउन में जो एवर केयर हॉस्पिटल है, एवर केयर बिल्कुल। हॉस्पिटल के साथ नहीं हम डील कर रहे या कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, लेकिन वो गलत कॉन्वर्सेशन है वो। जी जी जी, वो है प्रो हेल्थ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लिमिटेड, दो कंपनीज हैं जिनके साथ बात हो रही है। फिर एक और हमारे पादरी साहब है, पादरी साजिद मसीह साहब, जो कि फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच के साथ मिलकर भी उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया एंथनी साहब को, वो भी अच्छा बताएंगे। ये हेड कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट खोलें। जी। एक और है, एक सोरा ग्रुप है जो डॉक्टर आसिफ खोकर साहब, जिसके बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से तकरीबन 1 साल से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसकी इन राइटिंग भी डिटेल्स मौजूद है, वो भी प्रपोजल अपना पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी। फिर नॉर्थ शोर लैब है जी, नॉर्थ शोर लैब है अमेरिका की जी। आप इसको वैसे स्क्रॉल करें और जहां पे येलो हाईलाइट आएगा वो आप खोलें, मैं आपको लेके अच्छा ये पहले इसको जरा एक सेकंड यहाँ पे रुके, ये देखें नीचे लाइए जरा, मैं ये जो मेन पेज है इस पे मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं। इसके पीछे आपको हर पेज पर नजर आएगा बड़ा बड़ा ड्राफ्ट, ठीक है ठीक है, ये प्रपोज स्टेज है। ये वो हेड कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी भी सिलेक्टेड इन्वेस्टर, अगर बोर्ड सिलेक्ट करता है, उसके और यूसीएच के बोर्ड के दरमियान होगा। ये चेयरमैन के साथ नहीं हो रहा, ये साइमन अज़राया के साथ नहीं हो रहा, टेक्निकल, ये बोर्ड के पास। और टाइटल ऑफ इन्वेस्टर आपने देखा यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ, और सारे डॉक्यूमेंट में ऐसे कि जो भी सिलेक्शन बोर्ड करता है वो यहाँ पे एंटर होगा। अब आप नीचे आइए, पेज 11। आप हाँ जी, मुझे ऐसे जुबानी याद नहीं पेज, आपको वो येलो हाईलाइट हुआ। अच्छा ये है, अब देखें यहाँ पे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स है, ये टेबल देख लें जरा जो आपने क्वेश्चन रेज किया था। ठीक है। इसमें ये है कि रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और अपग्रेडेशन ऑफ नर्सिंग स्कूल के, हम समझते हैं कि तकरीबन 1 साल का काम है ये फौरन नहीं हो सकता, मतलब आपको सब ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा और 1 साल के अंदर ये काम आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच, और उसमें तकरीबन $7 मिलियन की कॉस्टिंग आती है आज के रेट्स पे। अगर ये आगे चला जाएगा तो शायद और भी हो। अगर हम इससे आगे जाना चाहते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट करना चाहते हैं और स्टाफ अकोमोडेशन वगैरह बनाना चाहते हैं, उसमें मजीद 1 साल लगेगा, जिसके ऊपर $2 मिलियन की एक पॉसिबल कॉस्ट है। ठीक है। और अगर हम इसको मजीद बड़ा करना चाहते हैं, एक एडिशनल यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं 300 बेड्स का, और स्टाफ अकोमोडेशन मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो $30 मिलियन की कॉस्ट हमने एस्टिमेट की। और अगर हम मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं तो उस पर एक एडिशनल $8 मिलियन। ये सारी चीजें इकट्ठी जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेप वाइज है। मतलब अगर आपके पास जनरल हॉस्पिटल का बेस ही नहीं है तो आप ये बाकी काम नहीं कर सकते। चलिए अब और नीचे आ जाएं। ठीक है, ये येलो हाईलाइट आ गई है बस। अब ये है लिमिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसको जरा इनलार्ज करें, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, आप इसको अपनी जुबान में लोगों के लिए जरा एक्सप्लेन भी करते जाएं इसका मतलब क्या। अच्छा जी, ये ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पे जाके अपनी इसकी औकात से बात बाहर हो जाती, जो इसके लीगल जुरिस्डिक्शन से बाहर। The entire land of UCH vested in the name of UCH Board of Directors and any constructed buildings and infrastructure present as on the date of this contract shall remain undisputedly the property of UCH. ठीक ये है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, इसको ट्रांसलेट कीजिए फिर नेक्स्ट पे आएंगे। कि यूसीएच की प्रॉपर्टी जो है वो यूसीएच के ही नाम रहेगी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ। ठीक है। हाँ, यानी इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं से कर सकता। That the land and property of UCH shall not be sold, rented, pledged or given in part or whole as any payment or compensation to the investor or their legal heirs or assigns or nominees of parent body or bodies or partners or members or employees or representatives under any circumstances. ओके, बताइए। ठीक है। यानी कि किसी भी सूरत हाल में
यूसीएच की प्रॉपर्टी और लैंड ना बिकेगा, ना रेंट आउट होगा, ना प्लेज होगा, और ना ना ही कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन में दी के जाएगी। तौर पे। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है तो भी कॉम्पनसेशन के तौर पे नहीं दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए इससे जी। पहले कि वी मूव फॉरवर्ड। देखें, अभी इस वक्त आई बिलीव कि देयर इज अ स्टे ऑर्डर ऑन द बोर्ड। पादरी मजीद एबल जो कि मॉडरेटर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ था रिगार्डिंग द न्यूली कंपोज्ड बोर्ड जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जिसके लैमुल साहब अब चेयरमैन है, जो आपके नहीं, वो ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं है। वो अगर वो होता स्टे ऑर्डर लैमुल साहब, तो इफ वो यू अलाउ मी टू कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा, हाँ अब जी, उसमें प्लीज ये गो है अहेड। कि मुझे ये बताइए कि ये जितने भी अभी आपने अग्रीमेंट्स किए हैं विद शौकत खानम की लेबोरेटरी के साथ, आप पारा फार्मेसी के साथ, आई एम नॉट अवेयर कि उसके साथ आपका क्या है, क्योंकि शौकत खानम का तो इज ऑन रेवेन्यू शेयरिंग, एम आई राइट? रेवेन्यू शेयरिंग का है ना आपका उनके साथ। लेकिन उस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज है शौकत खानम वाली में कि जिसमें इफ यू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट पहले 5 साल के अंदर, वो उन्होंने अपनी बाइफिकेशन की हुई थी कि जी पहले साल में अगर आप करते हैं तो 5 करोड़ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, दूसरे साल में 4 करोड़ है, तीसरे साल में 3.25 करोड़ है, 2 करोड़ है चौथे साल में, एंड देन 50 लाख 5वें साल में। ये वाली क्लॉज शौकत खानम के साथ जो आपने पेनल्टी का है वो एग्रीमेंट में आया हुआ है। जो आप आगे मेन हॉस्पिटल के लिए जो भी आप जॉइंट वेंचर का करने का सोच रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लानी है, दे वुड नीड सम काइंड ऑफ गारंटी कि उनके पैसों का क्या बनेगा आगे। एक इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी वो करने जा रहे हैं। अब बोर्ड की लीगैलिटी जब कोर्ट में चैलेंज हुई भी है, इफ इन एनी बाय एनी चांस द कोर्ट रूल्स इन द प्लेंटिफ्स फेवर, और वो कहते हैं कि बोर्ड के सारे जितने भी अभी तक के फैसले थे वो ओवरटर्न कर दें, अन्नाल किए जाते हैं, व्हाट इज द कॉन्टिजेंसी प्लान इन दैट केस? और फिर इस वाले एग्रीमेंट में जो आपने अभी ये हमें ड्राफ्ट वो दिखाया है, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि हम यूसीएच जो वो किसी तरह से भी कोई लाइबिलिटी नहीं पूरी करेगा, ना हम जमीन प्लेज कर रहे हैं, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज कर रहे हैं किसी, ना हम बेचेंगे, ना हम रेंट आउट करेंगे। तो कैसे आप इस चीज को करेंगे बताएं? आपकी ये शौकत खानम वाली डील के ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी है, विच इज वाई देखें ज्यादा मेरा जो अपना इस पे मैंने व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग इन द पास्ट इन फैक्ट यस्टरडे अबाउट दिस इशू, तो मुझे जो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए सारी अभी भी जो आप 16 को मीटिंग करने जा रहे हैं उसकी सारी कंट्रोवर्सी इज बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस ऑन द लीगैलिटी ऑफ द बोर्ड। इट इज अ वेरी गुड थिंग, ऑब्वियसली बात है जी, वी ऑल अंडरस्टैंड यूसीएच को चलाने के लिए एक बिल्कुल इट्स इस टाइम पे ना शैम्बल्स, इसको दोबारा खड़ा करना यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस मॉडल को इफेक्टिव बनेगा तो आगे चलेगा। लेकिन उससे पहले ये वाली जो चीजें हैं कि बोर्ड की लीगैलिटी एंड द एक्शंस दैट हैव बीन टेकन, व्हाट इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोज एक्शंस आर रिवर्स्ड? क्या है उस पे, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? देखें, लीगल सिस्टम पे अगर जाएंगे तो ये जो भी इश्यूज हैं ये कोई 1 साल में नहीं खत्म हो जाते हैं। यू नो द लीगल सिस्टम वेरी वेल। ठीक हो गया? मतलब पहली बात तो ये है कि बिकॉज ऑफ द लीगल सिस्टम इज नॉट गोना टर्न आउट इन जस्ट वन ईयर। आपको पता है, यहाँ एनीथिंग अबाउट इट। जी, पहली तो बात ये है कि स्टे अगर होता तो फिर चीजें आगे मूव ना होती है, ऑल दैट। वो एज सच स्टे नहीं है, एप्लीकेशन है, तो जो मेरी समझ है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो उस वक्त मीटिंग रुक जाती है, ऑल दैट। ठीक है, मीटिंग हुई है, प्रोसीडिंग्स आप कर रहे हैं, आप डिसीजंस ले रहे हैं। आई मीन वर्स्ट कम टू वर्स्ट सिनेरियो, अगर कोई जाकर डाउन द लाइन होता है तो वो तो फिर एक सिनेरियो है, एंड उसके अंदर बिटवीन this lower court and till that standing scenario comes, the Supreme Court, this appeal, there's double bench, there is blah blah blah, etc etc. तो लीगल सिस्टम आपका इस तरह का है कि अगले 15 आप केस को 15 साल 16 साल लग जाते हैं। सीधी बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, ये जुल्म है, ये दुख की बात है हमारे माजरत के साथ। यहाँ पे बात सीट की नहीं है, बात अगर आप आते हैं बोर्ड पर, लेट्स थिंक पॉजिटिवली, लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स थिंक
how we can, develop, how we can bring UCH out of this old, dead mire, whatever, mud and everything, खड़ा करें इसको, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम खेचातानी में कोर्ट में जाते हैं, ये कर लेंगे, स्टे ले लो, रोक दो बिकॉज एंथनी साहब चेयरमैन है, रोक दो बिकॉज टेक्निकल एडवाइजर सेमी अपना अजराया साहब रहेंगे, अपना साइमन साहब हैं, एंड ऑल दैट, दिस इज पैथेटिक एंड दिस इज वेरी वेरी सैड। और हमारी कम्युनिटी का अलमिया ये है, दुख ये है, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, हम कभी भी एक पेज पे नहीं होते। we go into like pulling for unnecessary things. अगर आप, if you go deep down into the issues, I mean, I'm involved in so many things. I'm in the church for 40 years. This is sad. मैं अगर दिल की बात कर रहा हूँ, the church is supposed to मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो हम क्यों नहीं, यही तो असल बात है। But where is the model? मैं एक दो बातें कर सकता हूँ जी। हाँ जी, ये बोर्ड से स्पेसिफिक है, इसलिए मैं बोर्ड के हवाले से नहीं करूंगा, मैं जनरल बात करूंगा, यही तो किसी भी जगह पे एप्लीकेबल हो सकती है। देखिए, नहीं, मैंने भी जनरली की है मोरलेस। बात यह है कि हमारे पास एक सोने का तोड़ा है, हम उसको जमीन में दफनाएंगे और जब मालिक आएगा ना तो वो नाराज होगा कि आपने इस तोड़े को जमीन में दफना दिया, आपने ट्रेडिंग नहीं की। यीशु ने भी कहा था कि ट्रेड करो, कमाओ, आगे लेके जाओ। बात ये है मेरे भाई कि आप प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं बनाना चाहते। आपको सिर्फ प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको प्रोडक्टिविटी की भी जरूरत है, और प्रोडक्टिविटी होगी। अब देखिए, मेरा ये बिलीफ है, शौकत खानम की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। शौकत खानम के ऊपर बहुत एतराज़ात थे, अभी भी हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि लोग पूरी इंफॉर्मेशन ना लेते हैं, ना देते हैं, और डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। शौकत खानम की डील में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि 13% ग्रॉस रेवेन्यू का, नेट नहीं ग्रॉस का, यूसीएच के पास आता है। अब एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा जी वो शौकत खानम का पैसा कहाँ गया, वो मैं बताता हूँ। 56 लाख से ज्यादा यूसीएच ने बिजली के बिलों के लिए शौकत खानम से एडवांस लिया। अच्छा, ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये शौकत खानम से जाके आप कंफर्म करें, और ये जो स्प्रेडशीट मैंने आपको भेजी है ये आपको डिस्प्ले अगर आप कर सकते हैं इसमें नजर आएगा। ठीक है। और उसके बावजूद 18 लाख से ज्यादा रुपए क्रिसमस पे शौकत खानम से मैं रिक्वेस्ट की कि आप कटौती ना करें ताकि सैलरीज मिले। और अभी रिसेंटली भी 2,61,000 रुपए मार्च में यूसीएच को दिए गए। ये स्प्रेडशीट आप देखें, स्प्रेडशीट जो दी है, ग्रीन लाइन है ना ऊपर, इसमें देखें आगे ये जो SKDCL है ये है शौकत खानम डायग्नोस्टिक सेंटर एट लिबर्टी यूसीएच। ठीक है जी, ठीक है। पहले ये जो इनवॉइस मंथ के साथ है। अब इसमें जो इनका टोटल रेवेन्यू है अगस्त से लेके मार्च तक, क्योंकि अप्रैल की अभी तक हमारे पास इनवॉइस नहीं आई, वो आपको नजर आएगा कि ये है 28 करोड़ नहीं 2,82,25,020। ये 6 महीनों में इन्होंने, ठीक है। उसमें से उन्होंने 37,60,252 रुपए यूसीएच का शेयर बनता है। उस पे 8% होल्डिंग टैक्स कटा जो कि हमें गवर्नमेंट को देना जरूरी है, ये हमारी इनकम है ना। ठीक है। और ये एंथनी साहब ने एफर्ट करके भी रिसेंटली यूसीएच को फाइलर बनाया और टैक्स नंबर मिला, तो जिसकी वजह से 20% के बजाय 8% कटा। और हमने वो पेमेंट जो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव थी उस पे भी उन्होंने हम पे ये एहसान किया कि 8% कटा, क्योंकि ये एनटीएन हमें मिला है कहीं जाके मार्च जनवरी फरवरी में। अब यूसीएच इनकम जो टोटल हुई इसके बाद, ये जो रेड में है वो 34,59,000। हमने शौकत खानम से पहले लेस्को का एक बिल 14,78,152 रुपए का एडवांस लिया। फिर हमने 14,32,000 इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए एडवांस उनसे लिया। फिर हमने 27,88,315 रुपए उनसे एडवांस लिया। हमारी इनकम कितनी है? 34 लाख। हमने इनसे एडवांस कितना लिया? 57 लाख। ये घाटे का सौदा है। और ये हमारे पास रसीदें हैं मौजूद, शौकत खानम के पास भी हैं। आशिर, ये जो एक्सेल शीट है ये आशिर भट्टी साहब जो अकाउंटेंट है ये उनकी बनाई है मेरे हाथ, मैंने उनको मॉडल दिया था। ये फिगर्स वो बीच में डालते हैं। फिर आप ये जो साइट पे कवर हो रहा है, ये इसको अगर आप साइट पे करें, ये जो आपका पिक्चर्स का है, ये ब्लू के बाद राइट पे, राइट साइड का मैं कॉलम आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला
आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, नहीं, ये जो ब्लू कॉलम्स है ना हाँ राइट जी ये साइड वाला पे, ब्लू के साथ थोड़ी सी ज्यादा थी। हमने इस टाइम में उनसे 57 लाख से ज्यादा का एडवांस लिया हुआ, ले लिया, ठीक है। हम पे कर रहे हैं उनको मंथली। जैसे ही हमारा बीच में इनकम आती है 13%, उसमें से कुछ पे करते हैं। क्रिसमस पे 18 लाख उनसे हमने कहा कि जी आप ना काटे, में पूरा दे दें। और अब दो, ये जो बॉटम राइट साइड पे नीचे फिगर आ रही है, 2,61,659, ये ठीक है। अभी रिसेंट मार्च में पेमेंट आई है, अभी अप्रैल की मजीद आएगी। अच्छा, बात ये है कि वो आपको एक रेवेन्यू दे रहा है। अब ये हमारी एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट और बदकिस्मती है कि हम अपने बिजली के बिल भी नहीं दे सकते, और वो चढ़ाते जाते हैं और लाखों में चले जाते हैं। पहले तकरीबन 15 लाख का बिल और फिर 28 लाख का बिल, ये 27,88,000। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, एक्सक्यूज मी, अभी इस वक्त यूसीएच के आई बिलीव 2 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, आई एंड रेनी, ऐसा ही है? यस, 2 ही कर रहे हैं, तकरीबन 2 ही है। roughly how much are you generating in a month, दोनों डिपार्टमेंट से? जो यूसीएच की सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन है वो कितनी है इनसे? बताएं थे साहब। इट्स वेरी लो। अभी ये कोविड-19 में तो किसी किसी दिन 10,000 भी नहीं इकट्ठे होते थे। आपका ओपीडी भी इतना नहीं चलता खास, वो ज्यादा गायनिक है, उसमें आपने डॉक्टर का शेयर भी देना है। मतलब जब पीछे एक स्टेज आई थी कि इट वाज डूइंग प्रीटी वेल, ऑलमोस्ट 30 to 40,000 पर डे रेवेन्यू आ रहा था। अब अच्छा। वो नहीं है रेवेन्यू, आपके रेवेन्यू इसमें बहुत कम चला गया है इस वक्त। नहीं तो एंथनी साहब मुझे ये बताइए, स्पेशली ये कोरोना के टाइम में व्हेन द गवर्नमेंट इज it's falling short of paramedical staff of hospitals, तो यूसीएच के पास है, it's a 216 बेड फैसिलिटी of which मेरे ख्याल में अभी 80 है ऑपरेशनल आपके पास। तो did you I think about 80 ऑपरेशनल में। 80 I ऑपरेशन? totally want to stop us from this. इसको सोचें, कोरोना का मतलब बेड ऑक्यूपेंसी नहीं है, कोरोना का मतलब है इंटेंसिव केयर। ठीक है, अच्छा नहीं मैं उस तरफ जो क्या यूसीएच के पास फैसिलिटी है इंटेंसिव केयर की? मैं आपको उस तरफ लीड कर रहा हूँ। देखें, दिस वाज, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई जा सकती थी यूसीएच के लिए? हैव यू ट्राइड रीचिंग आउट टू द गवर्नमेंट, ऑफर देम कि भाई हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, we have tried, मैं बताता हूँ, we have tried, और एक एप्लीकेशन हमारी is sitting with this national, what this government setup is there. उन्होंने हमें इनिशियली एज वो क्या कहते हैं, मुझे टेक्निकल टर्म नहीं याद आ रहा, एज अ रेफरल बना दिया हुआ है। हमें आके सर्विसेज हॉस्पिटल ने वहाँ ट्रेन किया है स्टाफ को, हमें डेली वो कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, किट्स एक्सेट्रा। वी आर सपोज टू, इफ पेशेंट कम्स, उनको एग्जामिन करके हिस्ट्री लेके वी आर सपोज टू रेफर इट ईदर टू द एक्सपो सेंटर और टू द सर्विसेज हॉस्पिटल। ठीक है, अभी हमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अंदर इन कर ले, नो, तो वो तो हम कर रहे हैं उसमें। अब बाकी उन्होंने अगर कहा कि काम बढ़ेगा तो हमने कहा था ये यूसीएच की पोजीशन आपके सामने, आई मीन इफ यू वांट अस टू बी प्रैक्टिकल देन यू नीड टू इक्विप अस विद सर्टेन थिंग्स, सो दैट इज इन द पाइपलाइन। क्या आउटकम होता है, आई हैव नो अपडेट ऑन इट। आई मीन इसमें हमारे दोनों डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर जाके मिल चुके हैं, तो इसलिए नहीं का काम हो रहा है कि यू आर लुकिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट फंडिंग के किसी तरीके से। Yes, I told you application is there for all the support they can give us in equipping the hospital if possible, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आशिर, बात ये है कि अगर आप गवर्नमेंट है, लेट्स से अगर आपने गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड करना है, तो आप ऐसी जगह पे क्या स्क्रैच से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की पाइप फटे हुए हैं और गैसेस नहीं आ रही हैं और बिजली पूरी लगानी है, या आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप क्विक स्टार्ट करेंगे? कोविड के लिए आपको क्विक स्टार्ट चाहिए। आई थिंक ये अच्छी बातें हैं कि हमें लेकिन प्रैक्टिकलिटी सोचनी चाहिए ना। आप लोगों को मार तो नहीं सकते ना कि आप आए और आपके पास ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही है और आपके पास सक्शन नहीं है और आपके वेंटिलेटर फेल हुआ है, आपके पास 1962 का वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। We should not take that risk. Technically, as a medical person, I would never advise anybody कि आप ऐसा रिस्क लें कि आप लोगों की जिंदगियों से खेलें। आपके भी वो रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो अभी 16 वाला है जिसपे बहुत ज्यादा चहम गोइयां चल रही हैं, तो क्या उसके अंदर
कैन यू शेयर सम उनकी वो डिटेल्स के जी वो क्या चाह रहे हैं? 70% अगर वो चाह रहे हैं कि हम प्रॉफिट अपना शेयर करेंगे, रेवेन्यू के अंदर उनकी वो होगी शेयरिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ऊपर क्या बात है, क्या है उनकी, व्हाट इज द प्रपोजल? यूसीएच का जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनमें से कितने लोगों की नौकरियां दांव पे लगने के चांस हैं? कितनी नौकरियां क्रिश्चियंस के लिए नई जनरेट होने के चांसेस हैं? जी कुछ इस पे जरा हमें बताएं। थैंक यू। आई थिंक ऑल वैलिड क्वेश्चंस। मैं आपको फिर वही जिस तरह टेक्निकल साइड मैं कवर करूंगा और जो बोर्ड के हवाले से हुए मैं पहले बोर्ड कवर कर दूं प्लीज। एक्चुअली ये एवं चेमंगइयों हो रही है। द पॉइंट वाज, अगर आप ध्यान से पढ़ें उसमें एक, मैं एडमिट करता हूं कि एक्चुअली उसके एक ड्राफ्टिंग में एक एरर है। द एरर इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट वुड बी probably discussed in the board, and after all that, when the board agrees and approves, it will be signed. Actually, it should have been this way. I admit that error from my side. Anyway, जो लेटर आपने भेजा ये suggestion जी, वो एजेंडा में एरर है। ओके ओके, नहीं, मैं बताता हूँ, एजेंडे में एरर है। एजेंडा, ओके, हाँ, वो I admit that I should have written in a different way. थोड़ा सा उसको बेहतर करता है। Anyway, forget it. अब अभी recently क्या हुआ है? One of the investors, me and Simon were with him on Skype with their lawyers. One of the investors, please, not the investor, one of the investors. उनके लॉयर ने हमें ड्यू डिलिजेंस का एक क्वेश्चनर भेजा, जिसको we discussed between ourselves. Then we had a meeting with the lawyers. और उसमें उन्हें lawyers ने एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन रेज कर दिया, ठीक है, जो बाद में after we finished the meeting with the lawyers, me and Simon discussed, and then I discussed with one or two board members, senior members, और vice president साहब से बात की. Ultimately, I just issued a letter yesterday, जो आज निकल गई है, in which I have said clearly that we will have the meeting, but we need to discuss this issue raised by the lawyer in depth so that we, the board, are clear what are the consequences, what are the implications, and the point is that if we want to go into a contract with a party, A, B, C, D, whichever one, then this is an issue which we need to be on the one page and thoroughly discuss करके agree करें हम लोग, ठीक है? So technically speaking, if you ask me, तो अब वो एजेंडा वैलिड नहीं होगा जो मैंने कल लेटर निकाला, क्योंकि ये क्वेरी के बाद जो लॉयर ने रेज की, I mean, we are little on the back foot now. Am I right, Simon? Can you add something on that? जी, मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेज पे मैंने आपका वो रिवाइज लेटर तो नहीं देखा थी सर, लेकिन अल्टीमेटली सॉरी, आपको शायद मैंने भेजा नहीं, मैं दे दूंगा आपको। जी। जो आशिर साहब का क्वेश्चन है उसके जवाब में ये है कि 16 को देयर इज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, सब टेबल होने चाहिए। जो आप अभी हेड कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये मेंबर्स को जा चुका है। एक और इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज किया कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, उस पर हम अभी बात करेंगे, वो उसके भी तरीकाकार टेबल होगा। और ये वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भी भिजवाए हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने थ्रैश किए हैं और उसकी बड़ी इन डेप्थ डिस्कशंस हुई हैं। और आपके पास एग्जीक्यूटिव कमेटी के नाम भी और नंबर भी, आप उनको इंडिविजुअली कॉल करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? इशू ये है कि किसी एक इन्वेस्टर पे जीरो इन अभी नहीं किया जा सकता, हो सकता है किसी पे भी ना किया जाए। बहुत से पार्टीज हैं, और मैं आपको ये बात बताऊं, बड़े अफसोस की बात है कि जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं ना, आप इसको भी एक्सप्लोर करें तो आपको नजर आएगा कि उसमें उनका कोई ना कोई स्टेक है, कोई फायदा है, इसलिए वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। देखिए, चेंज 4 तरीके की होती है, थोड़ी सी अगर एकेडमिक बात कर लें। एक तो चेंज होती है रेडिकल चेंज, जिसमें आप हर चीज बदल देते हैं, एकदम सिस्टम ही चेंज कर दिया, वो फेल हो जाती है इसलिए क्योंकि वो प्लान नहीं होती। एक होती है इवोल्यूशन, इर्तिका, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, आपके साथ आप वो फ्यूचर में क्या बनेगा कोई पता नहीं लगता उसका, वो अच्छी भी हो सकती है। एक होती है रिफॉर्म, जो कि एक मैनेज्ड प्लान चेंज होती है, जिसमें आपको पता होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और एक चेंज होती है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब तो होता है कि चेंज नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चेंज है, क्योंकि इसमें इतना काम करना पड़ता है कि वो स्टेटस ना चेंज हो, कि वो बहुत सबसे खौफनाक चेंज स्टेटस को होती है, क्योंकि ना वो इर्तिका भी नहीं इजाजत दे,
इसलिए ये जो स्टेटस को मेंटेन करने वाले हैं, ये कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके फायदे हैं बीच में, और वो फायदे शायद वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या वो अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं रेजिडेंस यूसीएच के प्रेमिसेस पे। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो ये है कि कितनों को नौकरियां मिलेंगी, क्या होगा। हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक इस हॉस्पिटल में, अगर जनरल हॉस्पिटल जिस तरीके से प्रपोज्ड है ये बनता है, तो तकरीबन 600 जॉब्स क्रिएट होंगे। अच्छा, 70% नर्सेज विल हैव टू बी क्रिश्चियन एनीवे। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, आगा खान देख लें आप, शौकत खानम देख लें, एवर के देख लें, वहां पे 70% नर्सेज आर क्रिश्चियंस। सो अंदाजा करें कि आपकी क्रिश्चियन बच्चियों के लिए कितनी जॉब्स हैं, प्लस टेक्नीशियंस हैं, प्लस डॉक्टर्स भी हमारे पास अच्छे आ रहे हैं। और हमने ये एग्री किया हर कॉन्वर्सेशन में लोगों के साथ कि क्रिश्चियंस को प्रेफरेंशियल तरजीही बुनियाद पे नौकरी मिलेगी, मेरिट पे होगी लेकिन तरजीही बुनियाद पे होगी। अब इसमें वो लोग भी शामिल है जो पहले से एम्प्लॉयड हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ने ये मुंह खोल के कहा जी हम उनको क्यों लूज करें, वो इतने तजर्बेकार लोग हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम उनको रखें। ये बात जरूर है कि शायद उनके नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाए। अगर वो लेट्स से 1980 का सर्टिफिकेशन है और उन्होंने अपनी अपडेट नहीं की, तो हो सकता है उनका नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाए। लेकिन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लस आपकी जॉब्स हैं, तो सैकड़ों हजारों खानदान पलेंगे। फिर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वो देखें, एक मेन स्ट्रीम बिजनेस होता है ना, तो उसके अराउंड पैरा बिजनेसेस 25-30 खुल जाते हैं, काफी सारे। ठीक है, नहीं तो इस सारे चीज में व्हेन दिस होल प्रोसेस, लेट्स सपोज कि आप यू डू गेट एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है प्रपोजल, यू साइन द एग्रीमेंट, इस सारी चीज में सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यूसीएच के बोर्ड का कितना अमल दखल होगा? हाँ, यहाँ पे अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। देखिए, एक तो पहले ये समझने की जरूरत है कि ये जो हैंडओवर वाला मसला ना, ये कोई नहीं। जब आप रेंट नहीं कर सकते, प्लेज नहीं कर सकते, लीज नहीं कर सकते, तो आप हैंडओवर क्या करेंगे? जो एंथनी साहब ने और मैंने इसके लिए स्ट्रेटजी डिजाइन की है, जो कि दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसको हमने नाम दिया है स्टैंडिंग कमेटी फॉर रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि यूसीएच का बोर्ड एक कमेटी डेलीगेट करे, ठीक है, और उसमें लैंड और प्रॉपर्टी और ओनरशिप के अलावा जो ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और फाइनेंस की मैनेजमेंट है वो कमेटी मैनेज करे। अब ये इंपॉर्टेंट लिंक याद रखें, यूसीएच के बोर्ड की कमेटी, ठीक है, उस कमेटी में इन्वेस्टर्स को शामिल किया जाए, उनकी यूसीएच के रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड के नॉमिनेटेड भी लोग हों और इन्वेस्टर के लोग भी हों। सो ये जॉइंट कमेटी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेगी, और जो सारी की सारी पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस और अकाउंटेबिलिटी है वो इस कमेटी के पास होगी। तो फिर क्या बोर्ड ने ये किसी को हैंड ओवर किया? ये किसी को हैंड ओवर नहीं होगा, ये बोर्ड के अपने कंट्रोल में। हाँ, ये जरूर है कि बोर्ड इज नॉट ए टेक्निकल बोर्ड, सो बोर्ड इज क्रिएटिंग अ मिनी टेक्निकल बोर्ड, जिसमें देखें अगर कोई शख्स 10 रुपए भी देता है ना, एक आपका पड़ोसी है ना, वो आपको नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो जिस दिन आपके पास आ जाता है ना कि जी 10 रुपए दे दो, तो आप पूछते हैं क्या करने, वो कहते हैं जी मैंने ये छोटा सा ये मेरा खर्चा है, इसको मैंने पूरा करना है। तो फिर आप उसको लेक्चर देना शुरू हो जाता है कि तुम्हें यार खर्चे मैनेज करने चाहिए। आप पैसे भी दे देते हैं, लेकिन आप लेक्चर भी शुरू कर देते हैं कि तुम्हें सोच के खर्चना चाहिए, तुम्हारे अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। जो 1 रुपया भी देता है ना, वो अकाउंटेबल बना लेता है लोगों को। तो जिससे आप करोड़ों रुपए मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सारी बात है कि वो बैठ के आपके साथ डिसाइड करेंगे। लेकिन हमने बैलेंस ये क्रिएट किया है कि वो इंडिपेंडेंटली यूसीएच के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। हर फैसले में दोनों को शामिल होना जरूरी है, और ये बोर्ड की कमेटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, other than this investment model, have you thought कि अगर we have plenty of Christians, England में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, who are quite well off, they are engaged in businesses, कोई ऐसा कोई पार्टनरशिप मॉडल है कि जहां पे आप पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को ही इन्वॉल्व कर सकें इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट में? विजन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी विजन क्या है इसमें। मेरी विजन ये है कि यूसीएच हैज द कैपेसिटी, और आप इंग्लैंड में बाहर की बात कर रहे हैं, मैं खुद एक ऐसा प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल के पास क्या होता है? प्रोफेशनल के पास दौलत नहीं होती, प्रोफेशनल के पास होता है एक्सपर्टीज। अब मेरी 30 साल का तजर्बा है, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ। मैं लीड्स यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया डिस्टिंक्शन में, मैंने एडनबरा यूनिवर्सिटी से साइंटिफिक फाउंडेशन सर्जरी का कोर्स किया, मैंने आसान यूनिवर्सिटी से एपिडेमियोलॉजी की, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा। मैं कोई दौलत नहीं ला सकता, बट व्हाट आई कैन गिव इज एन एक्सपीरियंस ऑफ 30 years फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
अब आपको इस तरह के बहुत से लोग मिल जाएंगे। बात यह है कि विजन हमारी ये है कि हम यूसीएच को एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं कि जो इंटरनेशनल जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एड के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो हम इंप्लीमेंट करें वहां पे, और उसमें फिर हमारे लोग चलें। लेकिन हमें जो इनिशियल बेस है उसके लिए सिस्टम को प्रॉपरली कार्व आउट करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। नहीं, वो बात आई एग्री आपका जो क्वेश्चन है, अभी आपको एंथनी साहब ने क्या बताया, स्टीयरिंग कमेटी जब बनी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें मैं हेल्थ स्पेशलिस्ट, और मैं यकीन से आपको कहता हूं, मैं आपको बिजनेस मॉडल भी शेयर करूंगा जो कि एक प्रोडक्शन स्टीयरिंग कमेटी ने की, अपार्ट फ्रॉम अप्रूविंग शौकत खानम। ये स्टीयरिंग कमेटी का अप्रूव था, शौकत खानम बोर्ड ने अप्रूव किया और बाद में उनसे वेट करवाया। वो बिजनेस मॉडल भी आप देखें। बात यह है कि स्टीयरिंग कमेटी में लोगों ने आके कमिटमेंट की सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कि हम 1 करोड़ देंगे, हम 10 लाख देंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे क्रिश्चियन। किधर है वो लोग? आप ये कहते हैं कि क्रिश्चियन से पार्टनरशिप बनाए, कहाँ है वो? स्टीयरिंग कमेटी का था ना एक प्लेटफॉर्म, उसका क्रिश्चियन चेयरमैन था, उसमें एंथनी वो इजाज जो हमारे वो मिनिस्टर ऑगस्टीन, इजाज अगस्टीन साहब, सुनीला रूथ थी, एमएनए मेंबर नेशनल असेंबली, बड़े बड़े मुदब्बर लोग थे उसमें, समझदार थे, और वो ऐसे लोग हैं जो आपको आसानी से निकलने नहीं देते। अगर उन पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आप क्या करना चाह रहे हैं? कौन लाए? मैं आपको ये कहता हूं कि आप जनरेट करें फाइनेंसेस, फैंटास्टिक, लेट्स डू इट, बट नोबडी पुट्स इन वन रुपी। नहीं, उसका वही देखिए। हाँ, एक और बात मैं आपको, एक प्रपोजल है, वो भी आपको एंथनी साहब बताएंगे, वो भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, कि आप हमें वो उस प्रपोजल में कैटेगोरिकली लिखे हैंड ओवर कर दें हॉस्पिटल 3 साल के लिए, हैंड ओवर, हम 15 करोड़ लगाएंगे और हम बीच में 2% चार्ज करेंगे। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या दिखाई कि दे विल आस्क फ्रॉम डोनर्स, फिर भीख मांगने, डोनर से पैसे ला के फिर आप देंगे अस्पताल। अच्छा, तो उनके मुताबिक क्या है कि अग्रीमेंट आपके साथ करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट रेजिंग फंड्स। हाँ जी, पहले आप उनको हॉस्पिटल हैंड ओवर कर दें, फिर वो जाके डोनर से भीख मांगेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उसमें से 2% वो भी कमाएंगे और फिर आपको वापस करेंगे 3 साल में, और 6 करोड़ उसमें क्या है जी, आपकी लायबिलिटीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे बताएं, क्रिश्चियन बिजनेस पर्संस स्पेसिफिकली, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन बिजनेस पर्संस हैं, अगर उनको रीच आउट किया जाए, आई एम श्योर कि हम सबके कॉन्टैक्ट्स में इस तरह के लोग होते हैं, वी ऑल नो के बाहर जो लोग बैठे हैं, इवन इन पाकिस्तान वी हैव क्रिश्चियन पर्संस जो कि बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उनके साथ कुछ ऐसी नहीं हो सकती कि हम उनको इन्वॉल्व करें एंड ऑब्वियसली दे विल इन्वेस्ट कराए, इसको वायबल बनाए। हाँ जी, प्लीज। नो डाउट है बिजनेस, मतलब है, एडमिट, पर मेरा जो मोस्ट एक मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे किसी ने भी सवाल किया रिसेंटली कि जी करोड़ों रुपए का बिजनेस है। अब बात यह है कि करोड़ों का बिजनेस में लगा हुआ है, सवाल यह कि सरप्लस कितना है। आप भी समझदार हैं, कोई भी लाएगा सरप्लस में से लाएगा, मींस के वो आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेरा सवाल, अगला सवाल मेरा ये, कौन सा ऐसा क्रिश्चियन बिजनेसमैन है जो बहुत बड़ा, जिसके पास सरप्लस में 50 करोड़ रुपए होगा, या मिल मिला के 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए ले आएंगे? I'm not talking about one person. I'm not talking about one person. I'm not talking about one question ही कि कितने, अगर आप 1-1 करोड़ भी लाएं, do you have 50 बिजनेसमैन जो 50 करोड़ ले आएंगे? अगर वो भी लाएंगे तो वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेंगे, वो क्वेश्चन रेज करेंगे, क्योंकि एंथनी साहब उसमें देखें, नहीं आपको पढ़ा देंगे। मैं यही उस पे आ रहा था, क्योंकि जब भी यूसीएच से मुतालिक बात आती है, आपने भी ऑब्वियसली देखा होगा, लोग एकदम से सेंसिटिव हो जाते हैं, हमने बिकने नहीं देना, हमने ये नहीं करना, बट शोज के दे हैव एक अफिनिटी है हॉस्पिटल के साथ, प्यार करते हैं हॉस्पिटल को एंड दे वांट टू सी इट ग्रो। क्या यही वाला मोहब्बत ट्रांसलेट नहीं हो सकती किसी प्रैक्टिकल काम में? मैं इस पे आपको आपकी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, जो एंथनी साहब फरमा रहे हैं ना, मैं उसको एक्सपैंड करता हूं। हाँ जी, देखें, अल्टीमेटली आप क्या मांग रहे हैं? फाइनेंस मांग रहे हैं। फाइनेंस डजंट हैव अ रिलीजन। अगर एक क्रिश्चियन की भी जेब में है तो वो हो सकता है किसी एथियस्ट के साथ बिजनेस से आया हो, कोई मुसलमान के साथ आया हो, कोई जू के साथ आया हो, यू डोंट नो,
अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पैसा फंडिंग क्या का तो है? आप पैसा नहीं exactly कि किस तरह से पैसा बना तो एक पैसा क्या चीज है? पैसे को अंडरस्टैंड करने, पैसा एक फ्रोजन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट है। वो आपकी जेब में आ गया, आप उसे निकालते हैं, आप उसे बेशुमार ह्यूमन एफर्ट खरीद सकते हैं। आप बेशुमार ह्यूमन एफर्ट करें तो पैसे में कन्वर्ट होकर आपकी जेब में आ जाएगा। पैसा सिर्फ ये है, इसके आगे कुछ नहीं। अगर आपने प्रोटेक्ट करना है यूसीएच को, तो आपने उसकी लैंड को, इमेज को और क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करना, जो प्रोटेक्शन की चीज है। हम जो, अगर अब उसी डॉक्यूमेंट में आप वापस जाएं और मैं आपको कहूंगा कि आप उसको डिस्प्ले करें, हमने ये कहा, और ये मुसद्दका बात है कि हम हर इन्वेस्टर से ये कह रहे हैं कि भाईजान इसका ना नाम बदलेगा, ना ऊपर क्रॉस उतरेगी, हर वार्ड में क्रॉस लगेगी, ना आप कोई किसी और मजहब के आयतें और या नमाजें जो हैं वो आप लगाएंगे कंपटीशन में। अच्छा, इतनी मुंह खोल के ये हेड कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं, और हम कहाँ बैठे हैं? हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन है आप जानते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहा जी आप ज्यादा सख्त हो रहे हैं। मैंने कहा जी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों के ऊपर नॉन निगोशिएबल्स के तौर पे इनको ट्रीट करें। ये चीजें निगोशिएट नहीं होगी। अगर आप इनको निगोशिएट नहीं करते तो फिर पैसा जो है वो बेसिकली यूसीएच के पास क्या रह जाता है पीछे? यूसीएच एक चीज ऑफर करता है, वो है अपॉर्चुनिटी। आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे आते हैं। सो जब आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे आते हैं तो बिजनेस आप मुसलमान के साथ करें, बुद्ध मत के साथ करें, हिंदू के साथ करें, सिख के साथ करें, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट इंसान की करनी। देखें, हेल्थ सेक्टर जो है उसे कहते हैं सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत, नॉन स्टॉप 24/7। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा पैदा हो रहा है तो जी इतवार में छुट्टी है, तुसी कल आ जाओ। ऐसे नहीं होगा। जिसका सांस बंद हुआ उसको वेंटिलेटर उसी वक्त चाहिए, चाहे रात का 1 बजा हो या सुबह के 3 बज रहे हो। सो हेल्थ सेक्टर जो बड़ा लेबर इंटेंसिव, और मेडिकल उससे भी ज्यादा लेबर इंटेंसिव। जब इतनी लेबर इंटेंसिविटी की बात है तो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ना क्रिश्चियन बिजनेसमैन को लाना, ये बड़ी लेम हो जाती है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, फ्रॉम अ वेरी अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। What we need to understand is that we need to have commitment on non-negotiables and generate work and opportunities for Christians, rather than say the Christian earn करके लेकर आए। Christian वहां पे earn भी करे और Christian develop भी करे। क्योंकि मैंने फिर बताऊंगा कि मेरा जो जाती विजन है, खुदा करे यूसीएच को ये बात सेंसिबल समझ आए और हम किसी अरेंजमेंट में पहुंचे। मतलब मुझे यूसीएच की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, आई एम ऑलरेडी डूइंग, शुक्र है खुदा का, बेशुमार बिजनेस है मेरे पास। आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग इन इंग्लैंड फॉर द लास्ट 5 years। आई हैव ऑलवेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मैं चर्च में कभी इस तरह एंगेज भी नहीं हुआ। और मुझे मेरे वालिद साहब कान पकड़ के उन्होंने मुझे कहा कि तुम इधर उधर भागे फिरते हो, ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, इसको भी हेल्प करो। देन आई ब्रॉट इन शौकत खान। इशू ये नहीं है मेरे भाई कि क्रिश्चियन इन्वेस्टमेंट करे, इशू ये है कि उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट कौन करे। और अगर हम सैकड़ों लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, सैकड़ों क्रिश्चियंस वहां पे पढ़ रहे हैं, सबकी ट्रीटमेंट हो रही है, और ये जो 30% का मसला है ना, 30, 25, 20, 40 जो भी परसेंटेज यूसीएच का शेयर है, उसको समझ लें। वो यूसीएच के बोर्ड के अकाउंट में जाएगा। बोर्ड जितने भी लोगों को मुस्तहिक समझती है उसकी पेमेंट, उसके इलाज की हॉस्पिटल को कर देगा। तो चैरिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर ये सब जी, वो देखे ना, आप हॉस्पिटल को नहीं कहेंगे फ्री करें, बोर्ड पे कर देगा उनके बिहाफ पे अपनी अर्निंग से। सो आई थिंक जो इश्यू है समझने का वो ये है कि अगर आपने कहा कि जी देखें प्रेस्बिटेरियन या यूपी या जो भी चर्चेज है, मैं अगेन ये मेरा एरिया नहीं है, अगर ये लोग सारे मिलके इस चीज को नहीं सपोर्ट करेंगे तो भाई मैं तो ठीक चल रहा हूं, मैं चलता रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ना ही मैंने एंगेज होना है ऐसी बातों में। मेरा पॉलिटिक्स से मुझे कोई शौक नहीं है, चर्च पॉलिटिक्स में घुसने। आई एम अ प्रोफेशनल, मैं आराम से काम करूं, मैं करता रहूंगा। लेकिन अगर आप मेरा वक्त मांगते हैं, आप मेरी एक्सपर्टीज मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं अपने फैमिली को शट डाउन कर दूं और मैं वहां पे वॉलंटियर बन जाऊं। क्या आप फ्री काम करना पसंद करती हैं? वो लोग जो यूसीएच में काम कर देंगे सारे सैकड़ों, क्या वो फ्री काम करेंगे? Obviously not. तो ये मेरे ऊपर क्यों ये एक इल्जाम का पलंदा बार बार डाला जा रहा है कि भाई ये इतना देखिए, रिश्वत मैंने कभी नहीं ली। मेरा ये प्रिंसिपल है कि मैं अपनी औलाद के मुंह में हराम नहीं डाल सकता। ना मेरे मुंह में मेरे बाप ने डाला, ना मैंने कभी डाला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने गलत कमाया तो वो आपको हिट करता है।
और ऐसा हिट करता है कि खानदान तबाह हो जाए। आई विल नॉट डू इट, आई नेवर डन इट। मेरे फैमिली में कोई ऐसी हरकत नहीं करता। इशू ये है कि इफ देयर इज सच एन एग्रीमेंट एंड इफ बोर्ड वांट्स माय असिस्टेंस, आई विल चार्ज व्हाट आई चार्ज अदर्स। व्हाई शुड आई नॉट? ठीक है, फेयर Why not? ना। आप मेरी एक्सपर्टीज ले रहे हैं, मतलब अगर मेरा 1 घंटा वक्त का है तो मैं उस घंटे का चार्ज नहीं कर रहा, मैं उस 30 साल का चार्ज करूं जो मैं उस 1 घंटे में क्वालिटी दे रहा हूं। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, एज अ प्रोफेशनल बोलिए जी ऐसा ही होना चाहिए। आशिर, आपकी एक बात को मैं फिर लेके चलूंगा, 30 इयर्स की जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये अगर आप इन्वेस्टमेंट, जब ये आपको डॉक्यूमेंट दे दिया है, आप पढ़ें उसको, और ये अगर पूरे प्लान की आप बात करते हैं ना, तो यू आर टॉकिंग ऑफ जस्ट द डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनीवेयर फ्रॉम 7 to 10 years मिनिमम। ये साल लिखा ना, साल कोई ग्लिच आ जाती है तो वो साल का 1.5 लग जाएगा, अगले में वो 3 का लिखा तो 3 से 4 हो सकता है। अब मुझे बताएं, एक एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 2 बातें होती हैं। एक होती है ROI, विच मीन्स कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया है मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, और दूसरा कोई भी इन्वेस्टर होगा वो ये कहेगा मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवरी कैसी होगी। अब मुझे बताएं, समझदार, मुझे किसी ने कहा 10 साल, मैंने कहा भाई आप क्या बात करते हैं, मुझे आप बताएं कि क्या पॉसिबल है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप मेरा मतलब 10 साल में रिकवरी कर लेंगे हर तरीके से। हॉस्पिटल में चलना है, चलेगा तो बात बनेगी, आपके साथ अलाइड साइंसेस स्टार्ट होंगी, चलेंगी, पैसे आएंगे, उसमें आपको ज्यादा पैसे आते हैं। Medical college is somewhere down the line, if possible, somewhere in the 3rd phase, which could be anywhere between 7 to 8 years from now, if we start off today. What about FC College? We already have FC College. FC College के साथ. Okay, 1 minute now, please. मैं अभी categorically ये बात करूंगा. Dr. Raya was on the board member. We wrote directly to the board of directors of FC College to participate with us और help करें अगर करना चाहते हैं। FC College wrote back to us and the letter was also sent to the Supreme Court when the suo motu action was taken. ये letter on record है और उन्होंने कहा कि we are not interested। ये सारे मतलब letter है हमारे पास, बल्कि उस मीटिंग में I mean of course we got late, मैं और साइमन भी वहां मौजूद थे, but of course we didn't go inside जो हमारी FC में मीटिंग हुई। देखिए उसके पीछे भी, इस कॉन्वर्सेशन के पीछे भी उन्होंने क्लियरली कहा कि नो वी आर नॉट टेकिंग यूसीएच। मैं तो ये समझता हूँ आशिर, देखें बात ये है, वी आर एट क्रॉसरोड्स। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकती है या गवा सकती है। पंजाबी में कहते हैं ना जी, उजड़े बागा दे गालड़ पटवारी। अब आपने गालड़ पटवारियों को रखना है या आपने सेंसिबल काम करना है। दिस इज वेयर यू हैव टू पुट टू फुट डाउन। मैं तो थैंक यू कहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया और हम कोई सेंसिबल बात कर सके आपके वसीले से, उन्होंने अदरवाइज ये बातें शायद ना होती। असराइयां चल रही थी। आई होप के क्लियर वी आर नॉट हैप्पी। चलें, आई वुड लाइक टू थैंक यू बोथ। आपने टाइम स्पेयर किया, हमने बहुत डिटेल्ड बात की, वो इशू को समझें, और आई होप के द बोर्ड विल बी फोर्थकमिंग। अगर आपको पॉजिटिव आती हैं सजेशंस फ्रॉम द कम्युनिटी तो आप उनको भी कंसिडर करें, एंड लेट्स ऑल ट्राई कि हम पुट यूसीएच बैक ऑन इट्स फीट और इसकी जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको रीगेन किया जा सके। थैंक यू बोथ।